बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का पार्ट नंबर बी। इस पार्ट में हम सेक्शन 13 टू 23 तक स्टडी करेंगे। सेक्शन 13 जो है वो डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन है और ये एक प्रोसीजर है और ये सेक्शन हमें ये बताता है कि प्रीएम्प्टर जो है वो किस तरीके से अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है एक्सरसाइज करेगा। अगर प्रीएम्प्टर इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता तो वो अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सटिंग्विश कर देगा, ख़त्म कर देगा। प्रीएम्पशन एक्ट को सेल और परचेज़ के मैटर में फ़ंडामेंटल लॉ की एक एक्सेप्शन माना जाता है और एज अ लॉ स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि जब एक्सेप्शन की बात होती है तो वहाँ रूल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यही वजह है कि पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के रूल जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ज़्यादातर प्रीएम्पशन के जो सूट हैं वो इसी वजह से ख़ारिज हो जाते हैं क्योंकि वो इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते। अब हम वन बाय वन इन डिमांड्स को देखेंगे। सबसे पहले तलब मुमातिबत है, फिर तलब इशहाद और फिर तलब खसूमत। तलब मुमातिबत मीन्स इमीडिएट डिमांड है प्रीएम्प्टर की तरफ से। प्रीएम्प्टर किसी भी सिटिंग में, मीटिंग में या मजलिस में बैठा हुआ हो और उसको इस बात का पता चले कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो गई है तो उसको फ़ौरन से पहले अपनी इंटेंशन जो होगी वो डिक्लेयर करना होगी कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी पे अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करूँगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मिस्टर ए जो है वो एक मजलिस में बैठा हुआ था। 11 बजे उसको इस बात का पता चला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट है वो सेल हो चुकी है। तो वो अपने घर जाता है और घर वालों से मशवरा करता है और फिर वापस उस मजलिस में आता है और 12 बजे ये कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी पे अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करूँगा। तो उसका ये दावा खारिज हो सकता है इस बिना पर कि उसने इमीडिएट डिमांड क्यों नहीं की। यानी जैसे ही 11 बजे उसको इस बात का पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो गई है तो उसको फ़ौरन से पहले इमीडिएट डिमांड करना थी और उसने ऐसा नहीं किया और उसको 11 से 12 बजे तक का जो टाइम था वो उसको जस्टिफाई करना होगा। भी मुमातिबत के लिए कोई स्पेसिफ़िक वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है। तलब मुमातिबत के लिए सिर्फ इतना कह देना कि मैं अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करूँगा, आठ सफिशेंट वर्ड्स हैं। तलब मुमातिबत की हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए को एक लेटर रिसीव होता है और मिस्टर ए को हाफ लेटर पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उनके जो एडजेसेंट में मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल हो गई है। पूरा लेटर पढ़ने के बाद वो अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी पर अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। तो उनका ये दावा जो है वो इस बिना पर भी खारिज हो सकता है कि हाफ लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी इंटेंशन क्यों डिक्लेयर नहीं की, क्यों ये नहीं कहा कि वो अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। यही वजह है कि इसको जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है कि आपने अपनी फ़ौरन से पहले आपने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करनी है राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज करवाने के लिए। नेक्स्ट डिमांड जो है वो तलब इशहाद है। तलब इशहाद मीन्स बाय एस्टैब्लिशिंग एविडेंस। जैसे ही प्रीएम्प्टर ने तलब मुमातिबत की डिमांड कर ली तो जितना जल्द मुमकिन हो सकेगा उसके फ़ौरन बाद वो तलब इशहाद की डिमांड करेगा। तलब इशहाद की डिमांड उस डेट से होगी जिस डेट को प्रीएम्प्टर को ये बात पता चली कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो गई है और ये डिमांड उस डेट से 2 हफ्तों के अंदर अंदर होगी। 2 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम पीरियड इसमें अलाउड नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि तलब इशहाद की डिमांड किस तरह से होगी। तो इसका जवाब ये है कि तलब इशहाद की डिमांड रिटर्न नोटिस के ज़रिए होगी और ये रिटर्न नोटिस जो होगा वो अटेस्टेड होगा बाय 2 ट्रूथफुल विटनेसेस से और अंडर रजिस्टर्ड कवर एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी होगी इस रिटर्न नोटिस की, जिसमें प्रीएम्प्टर जो है वो वेंडी को अपनी इंटेंशन कंफर्म करेगा कि वो अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है उसको एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है। 2 ट्रूथफुल विटनेसेस को कोर्ट के अंदर शहादतों के लिए भी बुलाया जाएगा
और अगर ये विटनेसेस शहादतों के लिए कोर्ट के अंदर नहीं आते तो दावा खारिज हो जाएगा। और इसी तरीके से पोस्टमैन को भी अगर कोर्ट के अंदर शहादत के लिए ना बुलाया जाए तो तब भी दावा खारिज हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है 2015 SCMR पेज नंबर 394। सेक्शन 13 के प्रोवाइज़ों में एक बात कही गई है, वो ये है कि जहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सहूलत मुयसर नहीं है वहाँ प्रियम्प्टर जो होगा वो रजिस्टर्ड नोटिस के ज़रिए तलब इशहाद की डिमांड टू ट्रूथफुल विटनेसेस की मौजूदगी में कर सकता है। थर्ड और लास्ट डिमांड जो है वो तलब खुसूमत की है। जैसे ही प्रियम्प्टर तलब मुवातिबत और तलब इशहाद की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेगा तो वो अपना राइट ऑफ प्रियम्पशन इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के अंदर सूट फाइल करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 14 है डिमांड बाय गार्डियन और एजेंट। इसमें यह बात कही गई है कि अगर प्रियम्प्टर अनेबल हो कि वो अंडर सेक्शन 13 डिमांड नहीं कर सकता तो वो अपने गार्डियन और एजेंट के थ्रू डिमांड कर सकता है। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर एक माइनर प्रियम्प्टर हो तो वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल करने का अहल नहीं है जब तक कि वो मेजर ना हो जाए। अंडर सेक्शन 6 और 7 लिमिटेशन का जो है वो उसको बार करता है कि वो लीगल डिसेबिलिटी में आ जाएगा और वो तब तक सूट फाइल नहीं करेगा जब तक कि वो मेजर ना हो जाए, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी तब तक रुक जाएगा उसके मेजर होने तक। लेकिन ये बात स्पेशल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 8 लिमिटेशन एक्ट में दी गई है कि 6 और 7 जो हैं वो प्रियम्पशन एक्ट पे अप्लाई नहीं होते हैं। इसलिए जो माइनर है वो अपने गार्डियन और एजेंट के थ्रू जो है वो सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 15 वेवर ऑफ द राइट ऑफ प्रियम्पशन। इसमें ये बात कही गई है कि ये समझा जाएगा कि प्रियम्प्टर ने अपना राइट जो है वो वेव्ड कर दिया है यानी तर्क कर दिया है अगर वो सेल पर खामोश रहता है या वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ऐसा लगता है कि उसने अपना राइट ऑफ प्रियम्पशन तर्क कर दिया है, जैसा कि प्रियम्प्टर जो है वो खुद ही सेल डीड का विटनेस बन जाए या वो कोई डिमांड ही ना करे। सेक्शन 16 डेथ ऑफ प्रियम्प्टर। अगर प्रियम्प्टर जो है वो डिमांड्स करने के बाद मर जाता है तो उसका जो राइट होगा वो उसके लीगल वरसा को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेक्शन 17 अबेटमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रियम्पशन। इसमें यह बात कही गई है कि कोर्ट की डिक्री से पहले अगर प्रियम्प्टर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पर उसको राइट ऑफ प्रियम्पशन हासिल है अगर उसने वही एलिनेट कर दी है वही ट्रांसफ़र कर दी है तो उसका राइट ऑफ प्रियम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से जो एलिनी है जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसका कोई राइट ऑफ प्रियम्पशन नहीं है, यानी उसको कोई राइट ऑफ प्रियम्पशन हासिल नहीं होगा। ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई और उसके साथ जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है वो भी उसको मुंतकिल हो गया, नो, क्योंकि राइट ऑफ प्रियम्पशन जो है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं। सेक्शन 18 हमें ये बात बताता है कि राइट ऑफ प्रियम्पशन जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 19 हमें ये बात बताता है कि राइट ऑफ प्रियम्पशन जो है वो ना तो मुंतकिल होता है और ना ही तकसीम होता है। सेक्शन 16 सेक्शन 19 की एक एक्सेप्शन है जिसमें प्रियम्प्टर डिमांड्स करने के बाद अगर मर जाता है तो उसका राइट ऑफ प्रियम्पशन जो है वो उसके कानूनी वरसा को मुंतकिल हो जाता है। प्रियम्पशन के लिए जो क्लेम होगा वो होल प्रॉपर्टी के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधी प्रॉपर्टी के लिए तो प्रियम्पशन का दावा दायर हो जाए और आधी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए। सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर वेंडी और प्रियम्प्टर जो हैं वो सेम क्लास ऑफ प्रियम्पशन में फॉल करें और वो दोनों ही इक्वल राइट ऑफ प्रियम्पशन रखें तो जो प्रॉपर्टी होगी उनके दरमियान में इक्वल शेयर में तकसीम हो जाएगी। सेक्शन 21 हमें ये कहता है कि अगर वेंडी जो है वो तलब इशहाद से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी इम्प्रूवमेंट करता है तो वो एंटाइटल होगा कि प्रियम्प्टर जो है वो उसको उसकी कॉस्ट उसके खर्चात अदा करे।
शेल बी एंटाइटल्ड है तो इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है कि प्रीएम्प्टर जो है वो उसके अखराजात जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आए हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो उसको अदा करेगा। 22 ये कहता है कि अगर सूट फाइल होने के बाद वेंडी कोई भी इम्प्रूवमेंट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर तो प्रीएम्प्टर प्लेंटिफ के राइट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो उसको अखराजात जो वेंडी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किए हैं वो उसको देने का पाबंद नहीं होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जिन पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 23 में दी गई हैं। इनमें वक्फ प्रॉपर्टी हैं और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि चैरिटेबल, रिलीजियस और पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो और उनकी सेल पर कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं होगा। और इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर भी कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज नहीं होगा। 23 का सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी किसी भी लॉ के तहत अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो उस पर भी कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं होगा।